प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज आप सबके समक्ष एक नए विषय, एक नए प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा प्रकरण है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बताने और समझाने के पहले हम चाहते हैं कि आप व्याकरण को समझ लें। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है। किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध, बोला, पढ़ा एवं लिखा जाता है। हम सभी जानते हैं किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं। तो व्याकरण में सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण, शब्द तथा वाक्य। वर्ण भाषा की लिखित या मौखिक छोटी ध्वनि जिसके और खंड न हो सके, और इन्हीं वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है और सार्थक शब्दों के मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। तो हम इन सबको एक एक प्रकरण को वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा सभी को एक एक करके हम बताने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आज हमारा जो विषय है, हमारा जो प्रकरण है वह है विराम चिन्ह। मनुष्य के भावों और विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है। शब्द, पद और वाक्य आदि भाषा के प्रमुख अवयव हैं, लेकिन इन अवयवों या अंगों में सही तालमेल विराम चिन्हों के द्वारा ही होता है। सामान्यतः विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। इस प्रकार के वे चिन्ह जिनसे लिखने की भाषा में रुकने या ठहरने का संकेत मिले उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी भाषा में विराम चिन्ह के कितने रूप या प्रकार मिलते हैं, उन्हें क्रमशः हम देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय बच्चों, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले हम निम्नलिखित विराम चिन्हों के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। पहला है अल्प विराम। अब ये अल्प विराम हम किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। वाक्य को पढ़ते समय जहां थोड़ी देर के लिए रुकते या ठहरते हैं वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं इसको किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो इसके लिए 5 ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। पहली परिस्थिति क्या बनती है, जैसे भोपाल, मुंबई, पटना, कोलकाता भारत की बड़ी जनसंख्या वाले शहर हैं। अब इसमें आप देखते हैं कि हमने जिन जिन शहरों का नाम लिया, एक शहर के बाद दूसरे शहर का नाम लेने के बीच में थोड़ा सा ठहराव है, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। जैसे मुंबई, भोपाल, पटना, कोलकाता भारत की बड़ी जनसंख्या वाले शहर हैं। यहां पे हर एक शहर के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरी क्या परिस्थिति बनती है अल्प विराम लगाने की, किसी उक्ति या कथन से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने कहा था, अब यहां हम अल्प विराम लगाएंगे क्योंकि थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। क्या कहा था, उसके आगे का वाक्य बनता है। तीसरी परिस्थिति क्या बनती है अल्प विराम लगाने की, और से जुड़े शब्दों को अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भक्त रात और दिन, सुबह और शाम,
सोते और जागते ईश्वर का नाम लेते हैं। चौथी क्या परिस्थिति बनती है जहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं? तिथि या संवत को अलग करने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे 15 अगस्त सन 1947, तो आप देख सकते हैं 15 अगस्त के बाद अल्प विराम है, उसके बाद 1947 लिखा गया है। ये भी परिस्थिति बनती है जब हम तारीख या तिथि को संवत से अलग करते हैं, तो वहां भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रिय बच्चों, अब हम देखते हैं अर्ध विराम को। अभी तक आप देख रहे थे कि अल्प विराम का जो ये चिन्ह बना हुआ है, कॉमा जिसे हम कहते हैं, इसका 4 से 5 परिस्थितियों में हमेशा प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं अर्ध विराम। वाक्य में जिस स्थान पर अल्प विराम से अधिक ठहरा या रुका जाए, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इस विराम चिन्ह का निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अल्प विराम, यहां पर कुछ देरी के लिए ठहरा या रुका जाता है, लेकिन अर्ध विराम अल्प विराम से कुछ और अधिक देरी तक रुका या ठहरा जाता है। इसका भी प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत ही किया जाता है। एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर अल्प विराम न लगा करके हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुशासनहीनता है, डाकुओं का आतंक है, अशांति का वातावरण है। अब वातावरण है विराम, लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुशासनहीनता है, हम इस अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। डाकुओं का आतंक है, हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे, यहां हम अल्प विराम नहीं लगाएंगे। और दूसरी क्या परिस्थिति बनती है अर्ध विराम लगाने की? उपाधियों के बीच अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, तो इन पे अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा, यहां पे अल्प विराम नहीं लग सकता है। तो प्रिय बच्चों, आपने देखा कि कहां पे अल्प विराम लगता है और कहां पर अर्ध विराम लगता है। अब हम देखते हैं तीसरे बिंदु को, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम कहां कहां पर लगता है, इसको देखिए। किसी भाव, विचार या वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन खाना खाता है, पूर्ण विराम। हमारा घर सुंदर है, पूर्ण विराम। यह संसार एक रंगमंच है, पूर्ण विराम। अब यहां इन तीनों वाक्यों में कहीं भी अर्ध विराम या अल्प विराम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहां वाक्य या कथन जहां पर समाप्त होता है, वहां पर सीधा सीधा हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आज्ञावाचक या आदेशात्मक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जल्दी जाओ, पूर्ण विराम। स्कूल पहुंचने में देरी हो जाएगी, पूर्ण विराम। जहां पे आदेशात्मक वाक्य होता है वहां पर पूर्ण विराम लगता है। सुनो बेटा, पूर्ण विराम। बाजार से सामान ले आओ, पूर्ण विराम। तो जहां पर आज्ञावाचक या आदेशात्मक वाक्य होता है वहां पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते। तो प्रिय बच्चों, अब हम देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह को समास बोधक या विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। इन चिन्हों का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे तत्पुरुष और द्वंद्व समास में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, दृष्टांत के लिए हम देखते हैं चरण कमल, राज शक्ति आदि। चरण और कमल दो अलग अलग शब्द हैं, इसमें और छिपा हुआ है, लेकिन चरण कमल के बीच में हम योजक चिन्ह जोड़ देते हैं जिससे और लुप्त हो जाता है। राज शक्ति, राजा की शक्ति,
यहां पर भी हम योजक चिन्ह लगा देते हैं तो वो लुप्त हो जाता है। और कहां पे इसका प्रयोग किया जाता है? पुनरुक्त शब्दों के बीच में भी योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम राम, राधे राधे, हरे हरे, पूनी पूनी। तो इन शब्दों के बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं निर्देशक चिन्ह क्या है। यह विराम चिन्ह निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। होता बिल्कुल योजक चिन्ह जैसे ही है, लेकिन उस चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसा कि हमने यहां बताया आपको, योजक चिन्ह छोटा है लेकिन निर्देशक चिन्ह इस चिन्ह से बड़ा है। निर्देशक चिन्हों का भी निम्नलिखित परिस्थितियों में हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कहां कहां पर निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसी विषय या विभाग को स्पष्ट करने के लिए तथा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे काव्य दो प्रकार का होता है। अब यहां हम योजक चिन्ह नहीं लगाएंगे बल्कि निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि योजक चिन्ह जो होता है उससे बड़ा निर्देशक है। हम दृष्टांत दे रहे हैं, उसके भेद को बता रहे हैं, उसके प्रकार को बता रहे हैं। काव्य दो प्रकार का होता है। अब यहां योजक चिन्ह न लग करके कौन सा चिन्ह लगेगा? निर्देशक चिन्ह लगेगा, योजक चिन्ह से जो बड़ा होता है। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो प्रिय बच्चों, आज आपने देखा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने आपको विराम चिन्ह के बारे में, जिसमें अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह के बारे में, के विषय में बताने और समझाने का प्रयास किया। इसके शेषांश भाग को हम अपने अगले वीडियो में लेकर शीघ्र ही आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।